चुनाव नामा के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं थोड़ा इंटरवेन करना चाहूँगा और मुझे लगता है कि ये जो मंच है हमारा चुनाव नामा में हम विशेष कार्यक्रम करते हैं किताबनामा के शीर्षक से, और उसमें खास आज इसलिए भी है क्योंकि जब भी हम बिहार की बात करते हैं तो एक खास मनोदशा है, और हम कहते आ रहे हैं बिहार इज नॉट ए स्टेट बट स्टेट ऑफ माइंड। बिहार एक राज्य नहीं है, एक मनोदशा है, और इसको हर किसी ने अपने अपने चश्मे से देखा है। और जब एक पत्रकार, एक खांटी पत्रकार अपने डिटेल्ड और एक्सटेंसिव फील्ड रिपोर्टिंग से बिहार को देखने की कोशिश करता है तो वो रुकतापुर का शकल अख्तियार करता है। इस लिहाज से पुष्पमित्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में चूंकि हम रुकतापुर पे बात कर रहे हैं, लेकिन रुकतापुर के बरक्स सिर्फ पुष्पमित्र जी का परिचय बहुत संक्षेप में देना चाहूंगा कि मुझे लगता है बिहार में जिस तरह का पत्रकारिता का माहौल है उसमें बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो जमीन को सूंघते हैं, मुद्दों को समझते हैं और उसकी बहुत बारीक समझ के साथ उसे पब्लिक स्फीयर में लाने की चेष्टा करते हैं। और जिसे मैं कह सकता हूँ पीपुल्स वॉइस को बहुत ही अलग तरीके से, अलहदा तरीके से लाने में आपका विशेष योगदान है। आप बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के अखबारों के साथ जुड़े रहे हैं और इससे पहले भी आपकी दो बहुत ही प्रशंसनीय किताब आई है। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, एज ए स्टूडेंट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इस किताब का खास महत्व है हमारे लिए। शायद यही कारण है कि हम इस पर आपसे बात कर रहे हैं सर। कुछ सवाल हैं हमारे, और जो हमारे स्टूडेंट प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथी हैं वो भी एक सवाल करेंगे, क्योंकि वो मूल रूप से बिहार से नहीं है, लेकिन वो भी एक सवाल करेंगे। पहला सवाल है सर कि जब मौजूदा समय में हम सब जानते हैं बिहार में ऐसा लगता है कि क्राफ्टेड गुड गवर्नेंस की बयार चल रही है। मतलब ऐसा लगा कि पिछले 15 साल में जब एक सत्ता पक्ष ये कहता हो कि हम ट्रबल स्टेट से यानी और कुशासन से सुशासन की तरफ जा रहे हैं और सामाजिक न्याय का दावा कर रहे हैं, वैसे उस खास पूरे माहौल में जबकि सब कुछ बदलता बदलता सा दिख रहा है, उसमें आखिर रुकतापुर क्यों, पत्रकार को क्यों लगता है रुकतापुर एक इम्पोर्टेंट आयाम है बिहार को जानने का? किताब जब मतलब एक तरह से मेरे दिमाग में शुरू हुई थी वो 2015 का चुनाव था। 2015 के चुनाव में आपको शायद याद हो, एक बहुत पॉपुलर स्लोगन हुआ था, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। और राजधानी पटना में हर जगह बहुत बड़े बड़े होर्डिंग उसके लगे हुए थे और लगता था कि सचमुच बिहार बहुत ज्यादा बदल गया है, जिसकी ब्रांडिंग हो रही है। और उस वक्त जब मैं चुनाव की रिपोर्टिंग के लिए निकला तो पता चला कि राजधानी से 15-20 किलोमीटर दूर निकलते ही ये जो बाहर का मिथक है वो टूटने लगता है। और वहां से मैं कई जगह गया के कुछ इलाके में गया, मुजफ्फरपुर गया और दरभंगा गया और कई अलग अलग जगहों में गया। और जहां जहां गया तो फिर पाया कि जो बिहार पटना में हम लोगों को दिखाया बताया जाता है वो बिहार पटना से दूर जाते ही कितना ज्यादा बदल जाता है। और यहीं से वो चीज शुरू हुई और बाद में धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया कि जो सुशासन और विकास का दावा लेके नीतीश कुमार 15 साल पहले बिहार में आए थे, उन्होंने जो काम किए वो बेसिकली सड़कों के काम किए, बिजली का काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया। अभी भी जो बिहार में काम हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है। पुल पुलिये, सड़क, फ्लाईओवर खूब बन रहे हैं, म्यूजियम बन रहे हैं, इमारतें बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है। लेकिन इन इमारतों के बीच जो आम आदमी बिहार का है वो कितना कमजोर है वो ये समझ में आता है कि जब कोसी के इलाके में आप देखेंगे 4 लेन सड़कें बनी हुई है, उन 4 लेन सड़कों के किनारे लोग मक्के की फसल सुखाते हैं उस सड़क पर। उनके पास मक्के की फसल सुखाने के लिए जगह नहीं है। एक सड़क हमारे इलाके में बनी थी, उसमें कई महीनों तक मक्के की फसल ही सुखाते लोग रह गए, गाड़ियां बहुत कम चली क्योंकि लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी। तो राज्य को में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का खूब काम हुआ, लेकिन राज्य के लोगों के विकास का कोई काम नहीं हुआ, रोजगार का काम नहीं हुआ, पलायन बंद नहीं हुआ, बाढ़ हर साल आती रही, कुपोषण और एनीमिया जैसी चीजें स्थायी बनी रही। लोगों के विकास के लिए कोई खास काम नहीं किया गया। काम किया गया केवल ठेकेदारों के विकास के लिए
और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इसलिए ये गैप हुआ। जब पुल पुलिया बनते थे, सड़क बनते थे, भवन बनते थे, बिजली का काम होता था, उससे जीडीपी तो बढ़ जाती थी, जिसको बार बार कहा जाता रहा कि डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है हमारा। लेकिन बिहार का आदमी गरीब था, वो गरीब ही रह गया और गरीब होता चला गया। ये ही हुआ पिछले 15 साल। इस चीज को जी हम जी जी सर किताब के पृष्ठ नंबर 44 में 44 में एक लेखक की टीस लगता है कि वो शब्दों से निकल के आती है जब आप कहते हैं कि फिलहाल तो बिहार एक रुकतापुर स्टेशन है जहां प्रवासी मजदूर सिर्फ पर्व त्योहार शादी ब्याह और कोरोना जैसी आपदाओं के वक्त ही लौट कर आते हैं फिर वापस लौट जाने के लिए। ये मैं इस लाइन की गुत्थी को और इसकी गहीरता को समझना चाहता हूँ एक पाठक के लिहाज से भी। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है, यहाँ आप देखेंगे कि पलायन लोग भौतिक रूप से नहीं कर रहे हैं, मानसिक रूप से भी कर रहे हैं। कोई भी काम होता है बिहार में, अगर किसी को पढ़ाई करनी हो, किसी को इलाज करवाना हो, किसी को मजदूरी करने के लिए जाना हो, 5,000 2,000 रुपए की मजदूरी करने के लिए भी जाना हो, तो वो राज्य छोड़ के बाहर चला जाता है। और ये तो एक भौतिक पलायन है। इसके अलावा कोई भी समस्या होती है, उससे भाग के फिर, जैसे बाढ़ आ गई, अब बाढ़ से निपटने के लिए वो एकजुट नहीं होता है। फिर बाढ़ आई और फसल चौपट हो गई, तो उसको समझ में आता है कि पंजाब चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे कुछ कमा के लिए। वो अपनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश नहीं करता है, उसको चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करता है। उसके पास एक शॉर्टकट है, वो है पलायन। अगर किसी को गंभीर बीमारी हो गई है, तो उसके शहर में इलाज नहीं हो रहा है, पटना में इलाज नहीं हो रहा है, तो एम्स चला जा रहा है। एम्स में बिहार के बीमार लोगों की भीड़ है, वेल्लोर में अब भीड़ होने लगी है। तो हर चीज का समाधान पलायन में हम लोग ढूंढने लगे हैं। और उसके कारण जो है, आप देखेंगे बड़ी आबादी राज्य से बाहर रहती है, मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। वो छठ में, दिवाली में, होली में, ईद में आती है, शादी ब्याह में आती है और फिर चली जाती है। तो अब कोरोना के वक्त में हम लोगों ने खास तौर पर देखा कि किस तरह से एक रेला चल के आया। सरकार ने बताया कि 29 लाख लोग बिहार के कोरोना के समय में लौट के आए, और जी आकलन उस समय पता चला कि 1.5 करोड़ लोग बिहार के बाहर आते हैं। ये 13 जी करोड़ के आबादी वाले राज्य में 1.5 करोड़ करोड़ लोगों का बाहर रहना अपने आप में एक बड़ी अजीब बात है। तो यही टीस है कि हम लोग हर चीज, हर बात में पलायन करने के लिए अभिशप्त है। जी अगला सवाल सर किताब का एक जो आपने अभी बातचीत में उसके बारे में बताया भी और वो शीर्षक ही है घोघो रानी कितना पानी। बिहार में फ्लड एक महत्वपूर्ण समस्या है आप जानते हैं और बाढ़ पे विशेष विमर्श मैंने भी थोड़ा सा कुछ अपना डॉक्टरल काम किया है। सर सवाल ये है कि जब हम देखते हैं बिहार को खासतौर पे पोस्ट कॉलोनियल बिहार को तो आखिर ऐसा क्यों होता है। अभी खुद बिहार चुनाव से निपटा है और एक नई सरकार फिर से बन गई है। मैं विशेष रूप से जब 2020 के चुनाव को फॉलो अप कर रहा था दिनेश जी के साथ ही तो सर हमने देखा कि बाढ़ इतना अधिक महत्वपूर्ण विषय है और हमने स्पेल आउट किया है आउट ऑफ 243 सीट कैसे 140 सीट बाढ़ प्रभावित है नाम के साथ हमने स्पेल आउट किया। लेकिन राजनीतिक दलों के अगर आप घोषणा पत्रों को देखें बहुत अपवादिक तौर पे अगर आप आरजेडी ने एक लाइन लिख दिया कहीं लेकिन उनका जो पॉपुलर जो उनका पूरा जो रैली में वो बता रहे थे पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई तो बाढ़ प्रबंधन पे उस तरह से मुस्तैदी से वो नहीं बोल पाए या फिर नीतीश जी 2015 के समय जब 7 सूत्री कार्यक्रम दे रहे थे या अभी जब उसको उन्होंने एक्सटेंशन किया तो कहीं उसमें बाढ़ प्रबंधन नहीं है। तो एक पत्रकार क्या कारण इसका पाता है कि आखिर बाढ़ जैसा अहम विषय क्यों चुनावी मुद्दा या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पब्लिक स्फीयर में उतना अहम रूप से उभर के नहीं आता है। दरअसल बाढ़ बिहार में एक रूटीन है, वो लगभग हर साल आती है। और जिन जो लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, उन लोगों ने भी बाढ़ के साथ एक एडजस्ट करने का तरीका ढूंढ लिया है। खास तौर पर जो गरीब आबादी होती है, वो कुछ दिनों के लिए हाईवे के किनारे, बांधों के किनारे रह लेती है। और सरकार ने भी उनको कन्विंस करने का तरीका ढूंढ लिया। उनके लिए कोई इंतजाम नहीं करती है सरकार, न राहत कैंप का इंतजाम करती है, न कुछ सहायता देती है। वो सिर्फ उनके उसके अकाउंट में 6,000 रुपये प्रति परिवार डलवाती है। अब 6,000 रुपये को मान लिया गया है कि ये बाढ़ का मुआवजा है, और लोग इसी में खुश हो जाते हैं। और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि उत्तर बिहार का जो वो हमारा पूरा इलाका है, जो नदियों का इलाका है, वहाँ लोग कमोबेश मान चुके हैं कि उनके समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। वो समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक दलों
के संपर्क में नहीं आते हैं या मतदान नहीं करते हैं। मतदान वो इसलिए करते हैं कि उनका कोई अपना आदमी तो नहीं है, उनके अपने जाति का आदमी तो नहीं है। वो खुद हम लोग बिहार में खुद पार्टी कार्यकर्ता अपने आप बन जाते हैं। और पार्टियों का भी इसमें की चतुराई है और हम लोगों की भी बेवकूफ़ी है। हम लोग खुद चुनाव लड़ते हैं, हम लोग चुनते नहीं हैं। हम लोग खुद अपने नेता के फॉलोअर बन जाते हैं, उसके पक्ष में चुनाव लड़ने लगते हैं। किसी को प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, सब समझता है कि अरे हमारा एक कैंडिडेट ये है। पहले से धीरे-धीरे तय हो जाता है कि इस बार इसी को वोट देना है। तो वोट जो होता है वो अपने आदमी को चुनाव जिताने के लिए होता है, वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं होता है हमारे इलाके में। ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण कोई भी मुद्दा केवल दिखाने सुनाने के लिए मुद्दा बनता है। उसके चुनाव में डिबेट में उसका बहुत रोल नहीं होता है। नहीं। होता भी है तो सिर्फ इसलिए होता है कि चुनावी बहस होती है तो 2 तरह के लोग जो आपस में बहस करते हैं, तो दोनों के अपने-अपने टाइपकास्ट टाइप के मुद्दे हैं। उनको मालूम है इस मुद्दे से कुछ होना नहीं है, लेकिन बहस करने के लिए एक-दूसरे को सही गलत साबित करने के लिए मुद्दों का इस्तेमाल होता है। मुद्दे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होते हैं। मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित करने या मतदाताओं को द्वारा अपनी बातों को रखने के हिसाब से नहीं सामने आते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। अगला सवाल सर, जो आपकी किताब का इम्पोर्टेंट सेक्शन है, दूध ना बतासा बहुआ चले अकासा, उसमें आप जिस तरह के हेल्थ के सवाल को उठा रहे हैं और खास तौर पे उस समय जब बिहार में ये हुआ, हमने देखा भी था सोशल मीडिया के मार्फत कि आप और पूरी टीम एक्टिव थी वहां, तो उस पे विशेष मैं सुनना चाहूंगा आपसे कि क्या वहां पे चमकी बुखार और उसके बाद जो पूरा हेल्थ सिस्टम चरमराया, या फिर उसको आप थोड़ा अपडेट करें कोरोना के टाइम में जो प्राइमरी हेल्थ था, जो पूरा जिस तरह से वो हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले हम लोग चमकी बुखार के बारे में बात करते हैं। चमकी बुखार से जो बच्चे मरते रहे हैं, उसकी 2-3 वजह रही है। हालाँकि उसका कारण नहीं ढूँढा जा सका है कि क्यों ये बीमारी होती है और उसका इलाज क्या है। लेकिन अमूमन जो लोग इसका इलाज करते रहे हैं, उनसे मेरी जो बातचीत हुई, उनका कहना है कि ये बच्चे कुपोषित होते हैं, गरीब हैं, और जो हमारे सर्वे में भी निकल के आया कि इसमें 90% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी मासिक आमदनी परिवार की 10,000 रुपए से कम है। तो एक तो गरीबी है, दूसरा कुपोषण है। तो इसकी वजह से वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और अचानक उनके अंदर ग्लूकोज़ का लेवल कम होने लगता है। जब ग्लूकोज़ का लेवल कम होने लगता है ज़्यादातर केस में, तो फिर उसका इतना ही इलाज है कि उसका ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कर लेना है, जो आजकल घर-घर में मशीन हो गई है। उसी तरह की मशीन से ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कर लेना है और उसको अगर लग रहा है कि शुगर लेवल कम हो रहा है, तो उसको ग्लूकोज़ चढ़ा देना है। इतना ही उसका इलाज है, जिससे ज़्यादातर बच्चे बच जाते हैं। ये भी नहीं हो पाता है, क्योंकि सिंसियरिटी की कमी है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों को काम करने के बाद भी समझ में आई कि पूरे बिहार में इस वक़्त सरकारी अस्पतालों में सिर्फ़ 2877 डॉक्टर काम कर रहे हैं। पूरे में आप समझ लीजिए कि 38 जिले और प्रखंडों में भी अस्पताल आजकल खुल गए हैं, रेफरल अस्पताल हैं। 500 से अधिक अस्पताल हैं। उसमें सिर्फ़ 2877 डॉक्टर काम कर रहे हैं और समझ लीजिए पोस्ट ही 12,000 11,000 कुछ है। 11,000 में से सिर्फ़ 2800 है। बाकी भर्ती करने में ना सरकार की रुचि है, ना किसी और की रुचि है। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि राज्य की आबादी 13 करोड़ है। 13 करोड़ के राज्य में सरकारी अस्पताल में सिर्फ़ 11,000 ही डॉक्टर क्यों? कहा जाता है कि हर 1,000 की आबादी पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। उस हिसाब से डॉक्टर तो बिहार में बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो पद स्वीकृत हैं, उसमें भी भर्ती नहीं कर रही है सरकार। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह साफ है कि सरकार की मंशा नहीं है सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की। सरकार की इस पॉलिसी से भी समझ में आता है कि वो क्या करती है कि अभी आयुष्मान भारत जैसी योजना बना ली गई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकता है, गरीब से गरीब आदमी। इस योजना को लागू करने का मकसद यही था कि आप सरकारी अस्पतालों को भूल जाइए। आपको इलाज कराना है, प्राइवेट अस्पताल में करवाइए। तो गरीब आदमी को भी प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हालाँकि हम जब चमकी बुखार के मामले में हम लोगों ने सर्वे किया तो पता चला कि हम लोगों ने उस साल बीमार हुए 227 बच्चों के परिवारों से संपर्क किया और एक भी बच्चा आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने वाला नहीं था। एक भी बच्चा नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि उस योजना का क्या हश्र हुआ है। अभी भी कोई बहुत कम लोग उसका लाभ ले पाते हैं। लेकिन सरकार उस तरफ पुश करती है। ये बहुत साफ है। अगर सरकार अपने गरीब लोगों को आयुष्मान भारत
की तरफ पुश कर रही है, बीमा कंपनियों के हवाले कर रही है। इसका मतलब है कि वो चाहती है कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे-धीरे खत्म हो जाए। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में धीरे-धीरे खत्म करने की कोशिश होती रही। अभी भी डॉक्टरों की नियुक्ति चुनाव में इतना मुद्दा बनने के बाद ठीक से नहीं हो रही है। कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर ज़रूर बहाल कर लिया जा रहा है। और ये कोरोना में भी एक्सपोज हुआ ये मामला कि जब पता चला कि लास्ट आवर में लोग सड़कों पर मर रहे हैं, कई मरीज कोरोना के, वहाँ आईसीयू की कमी है, हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की कमी थी बिहार में, लेकिन सरकार की रुचि नहीं है। शायद कोई ऐसी पॉलिसी है, मुझे लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके कि उसको धीरे-धीरे प्राइवेट हाथों में दे देना है। ये सिर्फ बिहार की ही पॉलिसी नहीं होगी, ये वैश्विक स्तर की कोई नीति है जो धीरे-धीरे सभी सरकारें फॉलो करती है। उसको सरकारी संसाधनों को विकसित करने के में कोई रुचि नहीं है। देख ही रहे हैं कि कंपनियों के सेल लग रही है। उसका जी मकसद यही है कि सब कुछ धीरे-धीरे प्राइवेट हाथों में दे देना है, लेकिन उसमें गरीब आदमी मर रहा है। बिहार जैसे राज्य में ज़रूरी है कि हाँ, सरकारी अस्पताल ठीक से फंक्शनेबल। जी। जी। अगला सवाल सर आपके फिर किताब के एक महत्वपूर्ण सेक्शन से, जय जय भैरवी। मैं चूंकि पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ और मुझे बार बार मैं जब नारीवाद क्लास में पढ़ाता हूँ तो साइमन डुबुआ का स्मरण होता है। वो कहती रही हैं कि औरतें जो हैं वो जन्म नहीं लेती हैं, बनाई जाती है। तो मतलब जो ये पितृसत्तात्मक जो चरित्र है, राज्य के द्वारा प्रेरित और परिवार के द्वारा प्रेरित, वहां महिलाएं तो हाशिए पर है ही। लेकिन साथ में आप इक्वली देखते हैं जब जिस हम सुशासन की सरकार की बात कर रहे हैं, या जिसको आप पॉपुलर अंदाज में कह सकते हैं वर्तमान में डबल इंजन की जो सरकार है, वो बेटी बचाओ, महिलाओं पे बहुत सारा विमर्श है उनका, बावजूद इसके अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसका जिक्र आप करते हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और क्योंकि मैं भी अपने परिवार में जब मैं सुनता था कि मेरे यहाँ एक कुछ जो घरेलू सहायिका के रूप में एक महिला आती थी, पता चला कि उन्होंने आना छोड़ दिया। बाद में पता चला कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का इसी तरह से विवाह किया, जो जो इसका प्रेफरेंस दे रहे हैं। मुझे लगता है आप पाठकों को भी थोड़ा विस्तार से बताएंगे इसके बारे में। और फिर देखिए, हाँ। मतलब कि उन बेटियों का पता नहीं चला फिर कहाँ गई वो। तो ये जो एक तरह का है, और स्टेट का क्या इसमें रोल होना चाहिए खास तौर पे, इसको भी हमें देखना चाहिए। आप थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पर। पंकज जी, आपने एक अच्छा विषय छेड़ा है और इसमें खास तौर पर मेरे लिए स्कूप है, क्योंकि अभी हम लोग लगातार बात करते हैं तो इस सरकार की आलोचना ही करते हैं, और इसलिए कई बार लोगों को लगता होगा कि हम लोग केवल आलोचनात्मक बात करते हैं। लेकिन ये सच है कि नीतीश कुमार ने के कुछ फैसले ऐसे रहे जो महिलाओं के लिए, राज्य के महिलाओं के लिए अच्छे रहे। जैसे कि पंचायत में आरक्षण या नौकरियों जी में आरक्षण, आंगनबाड़ी केंद्र, आजीविका। इस तरह से हम लोगों ने जी जो महसूस किया इसका रिजल्ट कि लड़कियां पढ़ने बाहर जा रही हैं। दूसरी बात की आप भी जानते होंगे, हमारे गांव में 15 साल पहले किसी औरत को का नाम क्या है लोग नहीं जानते। वो उसके मायके के नाम से लोग उसको आइडेंटिफाई करते थे, फलाना गांव की है, फलाना गांव की है। लेकिन अब आपको देखेंगे कि रीता देवी, सीता देवी, गीता देवी करके नाम गांव में गूंजने लगे हैं। ये तो काम उन्होंने अच्छा किया है और इसके लिए उनको बधाई देनी चाहिए। बिहार में बड़ा बदलाव हुआ। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि इसके साथ-साथ ये दिक्कतें भी हो रही है ओवरऑल, जिसका आपने खास तौर पर जिक्र किया कि हम कोसी और सीमांचल के इलाके से लड़कियां शादी के लिए के नाम पर बेची जा रही हैं वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के इलाके में, हाँ। जहाँ उसकी वजह ये है कि उन इलाकों में ये लिंग का लिंग संतुलन अनुपात जो गड़बड़ा है। गया। हाँ। हम्म। लड़कियां बहुत कम है, लड़के ज्यादा हैं। तो हम लोग ये भी पढ़ते रहे कि उस इलाके में एक एक दो दो एक एक परिवार के दो भाई या तीन भाई मिलकर भी एक शादी करते थे। तो और उस पर द प्रिंट के लिए ज्योति यादव ने भी रिपोर्ट की है कि जो बिहार की लड़कियां वहां जाके जिनकी शादी हुई और पैसे से, और एक उस पर ज्योति यादव की भी अच्छी रिपोर्ट है। उसके साथ साथ हम आपको याद होगा कि एक बार एक चुनाव में हरियाणा के एक नेता ने ये वादा भी किया था कि अगर मैं जीत के आया तो आप सबको बिहार से दुल्हन ला के दूंगा। तो ये, हाँ, जी ये अब जी वस्तुतः मामला ये है। लेकिन चूंकि ये लोग दुल्हन खरीद के ले आते हैं और ऐसे तरीके से खरीद के ले आते हैं जो जिनका आर्थिक स्तर उनके बिल्कुल। स्तर से कमजोर है, हम्म। तो फिर उस महिला को वो सम्मान नहीं करते और उसका भरपूर दोहन करते हैं। वो दुल्हन की तरह नहीं रखते हैं। उसके साथ तो उसको मजदूर बना के भी रखते हैं। उस पैसे की भरपाई के लिए उससे दिन में मजदूरी कराएंगे और रात में दुल्हन बना के रखेंगे, और फिर उसके साथ मानवीय व्यवहार नहीं होगा।
और जब लगेगा कि उनको कि अब वो किसी काम के नहीं हुए तो फिर उसको बेच भी देंगे। फिर कई ऐसे शिकायतें भी मिली है कि मानव अंग के व्यापार के लिए भी इनको बेच दिया गया। तो बहुत ही असुरक्षित, असम्मानित जीवन जीती है यहाँ की जो लड़कियां जाती हैं शादी के नाम पर वहां। और इस पर निश्चित तौर पर सरकार को और स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। लेकिन कुछ जगह पर मुखिया लोगों ने और ग्राम पंचायत ने इस पर जरूर कड़ाई की और ये देखने की कोशिश की कि अगर कोई इस तरह के लोग शादी करने आ रहे हैं तो उनको रोका जाए, किया जाए कुछ हंगामा जब हुआ। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी। सरकार की तरफ से कई स्तर की पॉलिसी इस तरह की बननी चाहिए। सिर्फ इन लड़कियों का मसला नहीं है, कई बच्चे भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है जो चूड़ी बनाने के लिए जयपुर जाते हैं। और किसी भी काम के लिए कोई व्यक्ति किसी उद्योगपति के साथ चला जाता है, बस पर भर-भर के लोग ले आते हैं। यहाँ के आदमी अगर लोग पलायन कर रहे हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? तो सरकार को पंचायतों में एक रजिस्टर रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति गाँव से कहीं बाहर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। पलायन का एक रजिस्टर बनना चाहिए, एक सिस्टमैटिक काम होना चाहिए। और उसमें ये भी होना चाहिए कि अगर कोई लड़की बाहर शादी कर रही है, किसी दूसरे राज्य में शादी कर रही है, तो आने वाला कौन है, मुखिया उसकी वेरीफाई करे। वहीं गाँव में उसके शादी का निबंधन हो और उसका पता वगैरह लिया जाए। गाँव का व्यक्ति नहीं जानता है कि वो कहाँ जा रही है उसकी बेटी, उसका फ़ोन नंबर भी नहीं ले पाता है, उससे मिल भी नहीं पाता है। ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से होनी चाहिए। जी। मैं समेटने से पहले मैं सूरज से कहूंगा कि सूरज आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपको जो लग रहा है। सूरज आप हैं? जी सर। सर मेरा क्वेश्चन इसमें हाँ, ये है प्लीज। कि मैंने भी पूरी जो किताब है आपकी रुकतापुर वो पढ़ी। सर ये कोई किसी स्पेसिफिक राज्य की कहानी है क्या? क्योंकि मैं बिहार से नहीं आता हूँ, मैं राजस्थान से हूँ और मैं यहाँ पर भी यही समस्याएं देखता हूँ जो आपने बिहार की कुछ जो मुद्दे उठाए हैं। तो क्या सर ये सर्वव्यापी कहानी है? क्या हम इसे पूरे देश की कहानी मान सकते हैं? आपकी सर इस पर मैं विशेष टिप्पणी चाहूंगा। जी। धन्यवाद सूरज जी। देखिए मैं ये जो इसमें घटनाएं हैं, जो आंकड़े हैं, वो तो बिहार से ही संबंधित है। यस। लेकिन सच ये जरूर है कि इन दिनों देश दो हिस्से में बट गया है। एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ भारत। ये कह सकते हैं कि भारत की कहानी, जो गांव में बसता है और जिसकी सत्ता में भागीदारी नहीं है, जिसके पास बहुत पैसे नहीं है, उसको कैसे अभी सरकार की नीतियों ने बिल्कुल असहाय और अभागे स्थिति में छोड़ दिया है, उसकी कहानी। वो हो सकता है कि राजस्थान में भी हो, मध्य प्रदेश में भी हो, छत्तीसगढ़ में भी हो, झारखंड में भी हो। ऐसे बहुत सारे गाँव हैं, मिलती-जुलती बहुत सारी समस्या है, कुपोषण हर जगह है और पलायन हर जगह है, मानव तस्करी हर जगह है और कहीं बाढ़ आती है तो कहीं दूसरे तरह की समस्या है। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उन समस्याओं के बीच जो आदमी परेशान है और उन समस्याओं का सामना कर रहा है, उसको कहीं से मदद नहीं मिल रही है क्योंकि सरकारों ने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। यही इस किताब की कहानी मुझे लगता है कि अगर दूसरे राज्यों को कनेक्ट करती है तो वो यही है। मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा सर कि जब भी आप आपकी इस किताब पे काफी चर्चाएं हुई होंगी और काफी लोगों ने किया है। मैं इसे इस नजरिए से भी देखता हूं कि ये पॉलिसी पे, पब्लिक पॉलिसी के ऊपर भी एक नया काम है, क्योंकि अगर आप पूरी किताब को खंगालेंगे तो फ्लड पॉलिसी, माइग्रेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, बिहार को एक वेंटेज पॉइंट मानते हुए जिस तरह से पॉलिसियों का क्रिटिकल स्टडी किया गया है, ये अपने आप में बहुत अनुपम है जो इस किताब से निकल के आता है। अमूमन ये होता है कि हम अंग्रेजी के लेखकों को पढ़ते हैं और पब्लिक पॉलिसी और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग रॉबर्ट चैम्बर को जैसे बहुत पढ़ते हैं, और रॉबर्ट चैम्बर भी विकास का जब पैराडाइम बताते हैं तो रिवर्सल पैराडाइम बताते हैं और बहुत सारा कारण बताते हैं। मुझे उन सवालों का मतलब एक स्थानीय जुबान में और जिस तरह से जमीनी हकीकत को जिस तरह से आपने तालमेल किया है अपनी किताब में, मुझे 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 ये जो इसका पक्ष है बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। और शायद यही कारण है कि मुझे लगता है कि ये क्लास में भी जब मैं पब्लिक पॉलिसीज का पेपर करता हूं तो मैं जो जो फॉर्मल हमारा सिलेबस है उसके बावजूद मैं इनफॉर्मल रूप से इस किताब पे भी चर्चा करूंगा, ताकि विद्यार्थियों के बीच भी बहस हो हिंदी पट्टी की राजनीति को लेकर भी, और विकास का जो स्थापित एक एक पैराडिम है जो राज्य बताता है कि यही विकास है,
उस पे भी ऐसा, जैसा आपने भी कहा कि हमने नीतीश कुमार की, ऐसा नहीं है कि हमने हमने हम उनके कार्यशैली की तारीफ भी करते हैं महिलाओं के विशेष संदर्भ में, हालांकि लेकिन सवाल तो पूछने का हक है, जो शायद आपने लास्ट में पूछा भी है, सवाल तो बनता है। सवाल अगर हम पूछेंगे तो लोकतंत्र उससे मजबूत ही होता है, उससे कमजोर नहीं होता है। और हर सवाल पूछने वाला जो है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि वो देश विरोधी ही होता है, वो देश को और मजबूती रखना चाहता है देश में, और उन सबकी आवाज से ही ये सरकार है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जब जो लोग छोटे छोटे आंदोलनों को कर रहे हैं, या जो लोग मीडिया के फ्रेम में नहीं है, उनका भी योगदान है, वो भी अपने तरीके से विकास को एक गति दे रहे हैं, उनको उनको कहीं ना कहीं एक संरचना प्रदान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत फ्रूटफुल रहा ये बातचीत, और आपने समय दिया हमारे लिए, और मुझे लगता है कि आगे भी आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो बहुत ज़हीन होता है, और उस पर हम लोग जरूर से बातचीत करेंगे, और एक ये इंटरेक्शन की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। शुक्रिया आपका पुष्पमित्र जी। जी शुक्रिया।